हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तो आइए समझते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तो आखिर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें पढ़ना क्यों है, क्योंकि देखिए ये टॉपिक जो है बीएसटी में आपका लिखा गया है। तो बीएसटी में ये सिलेबस में आपके आने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे बिजनेस फाइनेंस क्या होते हैं। तो ये रेफर्स करते हैं प्रोक्यूरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के बारे में। तो इसमें जनरली क्या होते हैं, प्रोक्यूरमेंट मतलब कि फंड्स को बढ़ाना होता है, और यूटिलाइजेशन मतलब उस फंड्स को कैसे हमें यूज करना है। ठीक है। तो बिजनेस फाइनेंस हमें जनरली यही बताता है, और साथ ही साथ हमें ये बताता है कि मतलब इसमें हमें प्लानिंग कैसे करनी है, साथ ही साथ इस फंड्स का एक्वायरमेंट कहाँ से होगा, और इस फंड्स को लगाया कहाँ जाएगा, इस फंड्स को हम एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। तो ये क्या क्या हो गया, एक तरह से बिजनेस फाइनेंस हो गया। नेक्स्ट समझते हैं, चलिए यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तो ये एक तरह से फाइनेंस को मैनेज करने का एक तरीका हो गया। तो इसमें बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे कि आप फाइनेंस को प्लान करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, डायरेक्ट करते हो, कंट्रोल करते हो। और मेनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का मेन मकसद क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को प्राप्त करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और साथ ही साथ मिनिमम कॉस्ट लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट, यानी आप कह सकते हो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट को डेवलप करना। और साथ ही साथ देखिए इसका कोर फंक्शन हो गया इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। मतलब इसमें जो कोर फंक्शन लिए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंसिंग का और डिविडेंड डिसीजन का। अब नेक्स्ट हम यहाँ समझ लेते हैं की इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो सबसे पहला की इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे सबसे पहला की इंपॉर्टेंट है आपका साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हो जाते हैं जैसे साइज, साइज से नाम से पता चल रहा है, तो जैसे कि लार्ज साइज, स्मॉल साइज या मीडियम साइज। अब ये साइज किस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। तो जैसे कि लार्ज साइज फिक्स्ड एसेट्स आप कब लगाते हो, तो जैसे कि आपने इन्वेस्ट कर दिया मशीनरी में, आपने इन्वेस्ट कर दिया लैंड में, आपने इन्वेस्ट कर दिया फैक्ट्री में। ठीक है। तो कोई भी बड़ा बिजनेस जो होता है तो उसमें हम हमेशा लार्ज साइज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर मीडियम साइज, जैसे कि आप कह सकते हो कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस हो गया, कोई कंपनी आपने खोल लिया, तो ये हो गया बिजनेस मीडियम साइज। तो उसके हिसाब से आप क्या करते हो, पैसे लगाते हो या फाइनेंस करते हो या इन्वेस्ट करते हो। फिर देखिए उसके बाद आते हैं स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज में क्या हो जाते हैं, जैसे कि छोटा फॉर्म हो गया या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई बिजनेस हो गया। तो इसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट जो होते हैं तो वो आ जाते हैं स्मॉल साइज के अंतर्गत, मतलब छोटे करंट एसेट्स आप उसमें लगाते हो। नेक्स्ट यहाँ पर समझ लेते हैं अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो अमाउंट से नाम से पता चल रहा है कि मतलब कितना पैसा आपको लगाना है। तो जैसे कि आप बड़े एसेट्स पे लगाओगे, लैंड बिल्डिंग पर, तो इस पर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। फिर जैसे कि मीडियम पर जो आप लगाते हो, तो इसमें आपको कम पैसे, मतलब मीडियम साइज में पैसे लगाने होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है। फिर जैसे कि आप छोटे बिजनेसेस पर लगाते हो, तो उसमें जनरली छोटे अमाउंट लगते हैं, जैसे कि 1 लाख 2 लाख या समथिंग लाइक 5 लाख। तो एक छोटा सा दुकान भी आप खोल रहे हो तो समथिंग लाइक आपको इतनी इन्वेस्टमेंट इसी के आसपास करने होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हो गए आपके अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड। अब लॉन्ग टर्म फंड में जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरविंग हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल हो गया, लॉन्ग टर्म बजटिंग हो गया, या लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हो गया। तो ये सब लॉन्ग टर्म में आते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स में मतलब जनरली होता है कि मेनली फॉर ऑपरेशनल के लिए, जैसे कि कोई करेंट एसेट्स हो गया, कोई लिक्विड एसेट्स हो गया, तो जनरली ये शॉर्ट टर्म में आते हैं। फिर देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी कैपिटल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, मतलब आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। डेब्ट एंड इक्विटी मतलब इसमें कोई कंपनी होती है तो उसे कितना लोन इशू करना है, डिवेंचर्स के थ्रू या बॉन्ड्स के थ्रू। तो मेनली यहाँ पर लोन की बातें की जाती है। और इक्विटी कहने का मतलब हो गया जैसे कि कितना शेयर्स कंपनी ने इशू किया, कितना प्रेफरेंस शेयर दिया, कितना इक्विटी शेयर दिया। तो वैसे माना यही जाता है कि लोन्स का जो अमाउंट है कम होना चाहिए इक्विटी शेयर के मुकाबले, क्योंकि देखिए ज़्यादा लोन से कंपनी का क्या होता है, एक बर्डन हो जाता है। ज़्यादा बर्डन से क्या होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा। क्योंकि देखिए जो लॉस होते हैं तो उस लॉस को कवरेज कहाँ से मिलता है, तो उस लॉस को कवरेज मिलता है डिविडेंड से, प्रॉफिट से। और प्रॉफिट जब ज़्यादा होगा तो उस इंटरेस्ट का कवरेज पूरी तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे कि पी एंड एल अकाउंट जब आपने बनाया था तो उसमें डेबिट साइड में कुछ अमाउंट गए, कुछ क्रेडिट साइड में गए, तो उसमें सारे अमाउंट पर मतलब कुछ खर्चे करने होते हैं, जैसे कि डिप्रिसिएशन हो गए, कुछ एक्सपेंसेस हो गए, या फिर कोई लॉस हो गया। तो ये जो खर्चे हैं तो ये आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करने ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रिस्क भी होता है और काफ़ी प्रॉफिट भी हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉफिट में क्या, जैसे कि कोई इंटरेस्ट रिसिप्ट हो गया या फिर डिविडेंड रिसिप्ट हो गया, तो इसे आप क्रेडिट साइड में भेजते हो। तो कहने का मतलब ये ऑल आइटम्स की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ प्रॉफिट ही कर रहे हो, यहाँ पर आपका लॉस भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट अब यहाँ पर समझेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बताया गया है, इट एम्स एट टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन विच प्रूव बेनिफिशियल फॉर स्टॉक होल्डर। तो शेयर होल्डर,
तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि पहला जो डिसीजन लिया जाता है वो स्टॉक होल्डर के लिए लिया जाता है। तो यहाँ फाइनेंशियल डिसीजन जो भी लिए जाएंगे तो वो फाइनेंशियल डिसीजन स्टॉक होल्डर यानी शेयर होल्डर के मुनाफे के लिए लिए जाएंगे। हर कंपनी यही चाहेगी कि प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो और शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। सेकंड इसके मेन ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं सच एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मतलब फंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, कम से कम फंड लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमाना है। मतलब इसी को बोलते हैं एक स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब कम से कम आपको कॉस्ट लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रोडक्ट पे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है या सेल्स रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा करना है। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, तो जो लिक्विडिटी है मार्केट जो आप बिजनेस में लगा रहे हो तो उस लिक्विडिटी को मैनेज करने आना चाहिए। नेक्स्ट हो जाते हैं इट इन्वॉल्व्स चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं कि कौन सा टूल्स लगाएं, कौन सा इक्विपमेंट लगाएं, तो उसमें से आपको बेस्ट अल्टरनेटिव लेना है। मतलब आपको ये देखना होता है कि मतलब किस मशीन पर कितना कॉस्ट आ रहा है, कौन सा मशीन बेहतर होगा, कौन सा प्रोडक्ट पर ज़्यादा खर्च आ रहा है, किस पे कम खर्च आ रहा है, तो उसमें से आपको बेस्ट अल्टरनेटिव चुनना पड़ेगा। क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं तो आप जब तक रिसर्च नहीं करोगे या फिर जब तक आप उसमें इन्वेस्टिगेटिंग नहीं करोगे कि किस पे कितना खर्च आ रहा है, किस पे कम खर्च आ रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव। तो बेस्ट अल्टरनेटिव का मतलब क्या हो गया कि तरह तरह की जो फिजिबिलिटी होती है बिजनेसेस में, मतलब जो आप खर्चे करते हो तरह तरह से, इक्विपमेंट पे करते हो, प्रोडक्ट पे करते हो, सर्विसेज पे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पे करते हो, तो उसमें आपको ये देखना है कि कम से कम कॉस्ट किस पे आ सकता है। नेक्स्ट समझते हैं टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर के वेल्थ को यहाँ पर ज़्यादा क्या करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है। क्योंकि जब आपकी कंपनी है तो जब तक आपकी कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी तो किसी भी शेयर होल्डर को आप पे भरोसा नहीं होगा। तो इसीलिए कोई भी कंपनी यही कोशिश करती है कि शेयर होल्डर के वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तभी जाकर के वो आपका शेयर जो है अगले बार खरीदेगा। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहले टाइप से यहाँ पे हो गए इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गए। तो इसमें जनरली क्या होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जनरली इन्वेस्टमेंट से डील करती है। मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, मतलब किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करें, मशीन पे करें या फिर कोई बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए करें, या फ्रेंचाइजी या फिर कोई नया ब्रांचेस को खोलने के लिए किया जाए, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट्स है इन्वेस्टमेंट का तो उस पर हम इन्वेस्टमेंट करें। तो ये तरह तरह से इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। तो पहला यहाँ पे मेन कंपोनेंट हो जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट डिसीजन का कोई भी बिजनेस चल ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक क्या होगा, तब तक कोई बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता। क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मतलब आप खर्च कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है कि आपके बिजनेस में मशीनरी, प्लांट्स, बिल्डिंग, ठीक है, बिजनेस का एक्सपेंशन ये ज़्यादा से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जैसे कि इसके एग्जांपल्स भी हो गए, न्यू फैक्ट्री हो गए, फिर जैसे कि एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया। तो एडवांस टेक्नोलॉजी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको इन्वेस्ट करना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना होगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं जल्दी से फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में देखिए क्या बताया गया कि दिस डिसीजन रिलेटेड टू हाउ फंड्स विल बी रेज टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट। तो मेनली यहाँ पर फाइनेंसिंग डिसीजन लेना होता है कि मतलब कि हम फंड्स को कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। तो फाइनेंसिंग डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या अंतर हुआ, मतलब यहाँ पर फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या करना होता है कि जब आप पैसा लगाते हो तो उसके तहत मतलब कि आपका पैसा कितना बढ़ जाता है। जैसे कि एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए इक्विटी शेयर, तो शेयर में जब आपने कंपनी को लगाया, शेयर अपने पब्लिक को इशू किया, क्यों किया, क्योंकि उससे आपको क्या करना है, शेयर के थ्रू पैसे को बढ़ाना होता है, शेयर के थ्रू कैपिटल को बढ़ाना होता है। तो इक्विटी शेयर कोई भी कंपनी जब इशू करती है तो उसके थ्रू उसका कैपिटल जो होते हैं बढ़ जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू बढ़ जाते हैं, डिवेंचर्स के थ्रू बढ़ जाते हैं। तो इसे बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। तो इसके फॉर्म में कंपनी लोन ले लेती है या फिर इक्विटी शेयर के थ्रू पैसे को रेज कर देती है, तो इसे बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। लेकिन जो इन्वेस्टिंग डिसीजन आपने पढ़ा तो उसमें मेनली कंपनी खर्च करती है अपने एसेट्स को बढ़ाने के लिए, अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए। तो जैसे कैपिटल में आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कैपिटल का मतलब क्या हो गया, कैपिटल का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि जो भी बिजनेस के थ्रू जो भी आप कह सकते हो मशीन वगैरह ये हो गए, या फिर कोई भी मनी को आपने रेज किया, ये सारे क्या हो गए, कैपिटल इम्प्लॉयड का ही पार्ट होते हैं। ठीक है। और जैसे कि लोन के थ्रू, ये भी ध्यान रखना है, लोन के थ्रू भी जैसे कि पैसे जब आप रेज कर रहे हो या शेयर के थ्रू भी जनरली जब आप कर रहे हो, तो ये सब क्या होते हैं, कैपिटल इम्प्लॉयड का ही ये सब पार्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए। कंपनी को चाहिए 50 करोड़ रुपए, तो इट मस्ट डिसाइड हाउ मच टू रेज फ्रॉम शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर से कितना पैसा लेना है, या फिर लोन्स के तहत ये डिवेंचर के थ्रू कितना पैसा वो ले सकती है। तो ये यहाँ पर डिसीजन कंपनी को लेना होता है।
एक टर्म आप पढ़ोगे रेशियो एनालिसिस में, अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या बताता है कि उसमें कंपनी कितना लोन ले रही है इन प्रोपोर्शन टू इक्विटी। अब हम लास्ट समझ लेते हैं यहाँ पर डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन में जनरली क्या होते हैं कि दिस डिसीजन कॉन्सेंट हाउ मच प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो भी प्रॉफिट कंपनी का आया है तो उस प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय को हो सकता है, या फिर जो सीईओ हो गए उसे हो सकता है। अब सारे प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट बचता है तो नेक्स्ट फ्यूचर प्लान के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि किसी भी कंपनी को 10 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, तो 4 करोड़ वो डिविडेंड में लगाएगी, मतलब डिविडेंड में वो पे कर देगी एम्प्लॉयर या सीईओ वगैरह जो भी हो गए, या फिर जो भी एंटरप्रेन्योर हो गए, तो उसे ये प्रॉफिट मिल जाते हैं। 6 करोड़ रिटेन फॉर फ्यूचर ग्रोथ, फिर फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी 6 करोड़ रुपये लगाए जाते हैं। तो ये हो जाते हैं डिविडेंड डिसीजन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये